इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बिहार की बात, और बिहार की बात आपके साथ। आप देखिए कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार में अब सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है और ऑपरेशन सिंदूर की सरगर्मी, वक्फ बोर्ड की सरगर्मी घट गई है। अब इसमें आप देखिएगा कि हम लोगों ने अपने स्तर से, जो हम लोग का अपना निजी सोर्स होता है, उससे बिहार में एक सर्वे कराया जिससे एक चीज़ें स्पष्ट होकर के आ रही हैं कि एनडीए गठबंधन को 47 to 48% वोट शेयर जा रहा है और जो महागठबंधन है वो 37 to 38% जा रहा है। ये हम लोग सर्वे करते हैं गांव-गांव, जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, उनसे आम लोगों से बात करके पूछते हैं, उसका रीज़न भी पूछते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ उसमें माय समीकरण जो है उसका सर्वे सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उसमें ओवैसी भी हैं, उसमें जेडीयू भी है और उसमें प्रशांत किशोर भी हैं। अगर प्रशांत किशोर के सर्वे के बारे में बात करें तो लोगों के पास ऑप्शन तो प्रशांत किशोर हैं, उनकी बातों पे लोग यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन जो वोट देने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का जो शेयर है वो 10 से 15% के बीच में ही रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बिहार के जो रिजल्ट है वो प्रभावित कर सकता है कौन? तो ये जो स्विंग करने वाला वोट है वो करेगा, क्योंकि अगर यादव की बात करें तो लगभग 80% यादवों का कहना है कि हम तेजस्वी के साथ हैं। उनका क्या है कि रोजगार, बेरोजगारी और ये जो क्राइम रिपोर्ट वगैरह, लेकिन यह बात करने वाले जो भी यादव समुदाय के लोग हैं वो एक्चुअली बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी और रोजगार और इस तरह की बात करने वाले लोग तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मायका मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो मुस्लिम समुदाय में स्पष्ट है कि जेडीयू पर से वक्फ बोर्ड को जो सपोर्ट किए थे नीतीश कुमार, उसके बाद जेडीयू से थोड़ा बहुत उनका नाता दूर का हो गया है। अब यह देखना होगा कि वो नाता दूर का हुआ है तो वो जो टूटते हैं, क्या वो प्रशांत किशोर के जनसुराज में जुटते हैं या फिर इनमें जुटते हैं या ओवैसी के साथ जुटते हैं। तो ये जो स्विंग करेगा वोट, लास्ट में जो वोट स्विंग करेगा, आपको लगभग 10 से 12% वोट स्विंग करने की चांसेस हैं बिहार में। 2-4% पहले हुआ करता था, तो इस बार 10 से 12% वोट स्विंग करने के चांसेस हैं। और इसी आपाधापी में और दौड़ में, जो पॉलिटिकल दौड़ है, तो जो न्यू कमर, जो नए जनरेशन के लोग आए हैं, जैसे एलजेपी के आप देख लें चिराग पासवान, तेजस्वी, इन दोनों की बयानबाजी भी आप सुन लीजिए। पहली बात तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब ज़रूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के ज़माने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के ज़माने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की ज़रूरत है, जो निकालते भी हैं। गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाते हैं। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की ज़रूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना,
कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए, पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम को। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। ये तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग पर को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। वही पुराना राग अल्लाह रूदल वाला वो पुराना शुरू हो गया जो हर इलेक्शन के पहले से होता है कि चुनाव आयोग मैनिपुलेट करता है, ये करता है, वो करता है, ये तमाम चीजें अपना शुरू हो गया। उधर चिराग पासवान, इसके बाद देखिएगा कि चिराग पासवान भी उसके बाद बोल रहे हैं कि कांग्रेस को टारगेट बना लिए हैं कि ये कांग्रेस पहले ही, राहुल गांधी पहले ही अपने बिहार में हार मान चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे को मोराल को तोड़ना, ये एक रणनीति होती है चुनाव में, और मोराल को तोड़ना और अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना, ये तमाम चीजें रणनीति के तहत चल रही हैं बिहार में। अब बिहार में इन तमाम रणनीतियों के बीच आप देखेंगे कि जो अभी बहुत समय बाकी है, अभी चुनाव आयोग की घोषणा होना बाकी है, घोषणा के बाद आचार संहिता लगनी बाकी है, आचार संहिता लगने के बाद जो कैंपेन शुरू होगा, एक तरफ मोदी का, एक तरफ योगी का, और जो एक माहौल बनता है उसमें आपको धीरे धीरे स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो चीजें सामने उभर के आई हैं ये हाइपोथेटिकल हो सकती हैं, लेकिन जो सर्वे कहता है फर्स्ट स्टेज का, उसमें एनडीए को एज मिल रहा है। अभी भी बिहार में एनडीए को एज मिल रहा है, क्योंकि ये जो यादव समुदाय है और लोग हैं, तमाम लोग हैं, माय समीकरण की बात कर लें, ये तमाम लोग अभी टूटेंगे, बिखरेंगे, और एनडीए के भी वोट्स जो हैं वो बिखरेंगे, टूटेंगे अभी और स्विंग करेंगे। वैसे तो मुख्यमंत्री माने घी का लड्डू किसको अच्छा नहीं लगता है? उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि हमको चांस मिल जाए, नीतीश की तबीयत खराब है, जीतन राम मांझी भी चाहेंगे कि मुझे चांस मिल जाए, विजय राय भी चाहेंगे, सम्राट चौधरी भी चाहेंगे, सब कोई लगा हुआ कि किसी तरह से नीतीश जी की तबीयत खराब है तो उस जगह पे हम ही जाके बैठ जाएं। चिराग पासवान भी लगे पड़े हैं। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं ना, ये उम्मीदें आकांक्षाओं के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन हकीकत मुझे लग रहा है कि अभी जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है दूर से, वो लग रहा है कि एनडीए को एज मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा हम इस समीकरण को डिकोड करते जाएंगे और आपके पास सही आंकड़ों को लेकर के जरूर आएंगे, ताकि चुनाव के पहले आप निश्चिंत हो जाएं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है और कौन सत्तासीन होने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।